नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खुलता है कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं और फिर आपको कोई घुमा नहीं सकता। आज आपको पहले बता दूं कि कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं। पीएम मोदी को घेरने चले राहुल गांधी को झटका, दलित आईपीएस पूरन सुसाइड केस में गजब ट्विस्ट, अब एएसआई ने खुद को गोली क्यों मार ली, क्या हुआ आज आपको दिखाऊंगा। एएसआई ने सुसाइड के पहले आईपीएस पूरन पर क्या कह दिया कि इंडी का दलित कार्ड फेल हो गया क्या। इसके अलावा बिहार में सीट शेयरिंग पर नीतीश अचानक नाराज हो गए हैं क्या, दिल्ली तक भूचाल आने वाला है क्या, कहीं हंगामा कहीं इस्तीफा, बिहार में किसको टिकट मिला किसका कटा, इसका कंप्लीट चैप्टर भी खोलूंगा। इसके अलावा गोल्ड 1.5 लाख पहुंचने वाला, चांदी 2 लाख के करीब, लेकिन कीमत क्रैश होने का कितना डर है आज आपको बताऊंगा। इधर सोने की कीमत रिकॉर्ड बढ़ी, उधर नकली सोना बेचने वाला गैंग एक्टिव हो गया है, आप कैसे बचेंगे ये भी दिखाऊंगा। साथ ही बात होगी बागेश्वर बाबा का सबसे बड़ा राज खुल गया, कैसे खोलते हैं पर्ची, कौन बताता है, अब सब सामने आ गया, आज आपको दिखाऊंगा। बागेश्वर बाबा का झोला खुला और फिर वो निकला जिसे देखकर सब हैरान रह गए, आज उसका चैप्टर भी होगा। और सबके सामने ट्रंप ने शहबाज को ऐसा बेइज्जत किया, दुनिया समझ गई कि पीएम मोदी ने ट्रंप को गच्चा क्यों दिया। भिखारी पाकिस्तान के शहबाज मुनीर की लेटेस्ट बेइज्जती का वो चैप्टर जिसे देखकर आप हंसी नहीं रोक पाएंगे, वो भी दिखाऊंगा। और आखिर में हमारा रोज की तरह स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, आजादी के बाद भारतीय करेंसी नोट पर नहीं थी गांधी जी की फोटो, तो कब आ गई, कैसे आ गई, सोचा है कभी, इसका जवाब भी मिलेगा आज। पाठशाला की पहली क्लास, पीएम मोदी को घेरने चले राहुल गांधी को झटका, दलित आईपीएस पूरन सुसाइड केस में गजब ट्विस्ट, अब एएसआई ने खुद को गोली क्यों मारी। एएसआई ने सुसाइड के पहले आईपीएस पूरन पर क्या ऐसा कह दिया कि इंडी का दलित कार्ड फेल हो गया। बिहार में सीट शेयरिंग पर नीतीश अचानक नाराज हो गए हैं क्या, दिल्ली तक भूचाल आने वाला है, कहीं हंगामा कहीं इस्तीफा, बिहार में किसको टिकट मिला किसका कटा, इस पूरी पॉलिटिक्स का कंप्लीट चैप्टर पहले खोलने जा रहा हूं। विदेश से लंबा दौरा करके लौटे राहुल गांधी ने सोचा था कि विदेश से लौटते ही वो दलितों के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेर लें, क्योंकि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने वाले कांड को इन लोगों ने मोदी के खिलाफ मुद्दा बनाया, फिर हरियाणा में दलित आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस को मुद्दा बनाया। वोट चोरी का मुद्दा फूस होने के बाद राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ दलित पॉलिटिक्स का कार्ड चलने की पूरी प्लानिंग की थी। 10-15 दिन के लंबे विदेशी दौरे से लौटने के बाद राहुल गांधी सबसे पहले बिहार नहीं गए जहां चुनाव है, चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ में राहुल गांधी दिवंगत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मिले और इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने देश में दलितों के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा। हरियाणा में आईपीएस वाई पूरन कुमार की सुसाइड का मामला कई दिनों से बड़ी चर्चा में, कई दिनों से विपक्ष इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहा है। आज राहुल गांधी ने भी मौका देखकर दलितों की आवाज बनने की कोशिश की, छुट्टी उट्टी मना लिए, फिर आए बोले कि हाँ अब मैं दलित की आवाज। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई माहौल बना पाते, हरियाणा में आईपीएस अधिकारी के सुसाइड केस में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। जो मामला दलित उत्पीड़न का बताया गया था, जो मामला आईपीएस के खिलाफ जातिगत भेदभाव का था, वो मामला भ्रष्टाचार पर आ गया, क्योंकि आईपीएस वाई पूरन कुमार का नाम लेते हुए आज हरियाणा के एक एएसआई ने सुसाइड कर लिया। एएसआई ने मरने से पहले एक वीडियो बना दिया कहा जा रहा है और एक सुसाइड लेटर भी छोड़ा जिसमें दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार का नाम लिया। संदीप कुमार ने जो बातें कही उसमें अब यह नया दावा किया जा रहा है कि यह मामला दलित उत्पीड़न का नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के बाद बदनामी के डर का है। यानी अब कौन सच कह रहा है कौन नहीं, इसको लेकर पेंच फंस गया है। इस मामले में जो नया खुलासा हुआ है उसकी पूरी डिटेल आपको दिखाऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि अचानक से दलितों के मुद्दे को लेकर राहुल, तेजस्वी यादव सब कैसे एक्टिव हो गए। साथ ही बिहार में जो बवाल मचा है उसकी भी बात होगी, लेकिन पहले हरियाणा से बिहार तक दलित पॉलिटिक्स और बिहार की पॉलिटिक्स में मचे घमासान की एक झलक देखिए। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए। तीन दिन पहले कहा था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा। सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है।
के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है। नाराजगी नहीं है, गठबंधन का तबियत अस्वस्थ हुआ था, मेरा नहीं हुआ था। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न हैं, चुनाव के मैदान के लिए तैयार हैं। हरियाणा में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की सुसाइड का मामला आजकल बहुत चर्चा में। 52 साल के वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अपने घर में खुद को गोली मार ली थी। पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में हरियाणा के डीजीपी समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव, जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसी वजह से इस मामले में भूचाल आया हुआ है। लेकिन आज एक और भूचाल तब आ गया जब आज ही हरियाणा में एक और अधिकारी ने सुसाइड कर लिया। रोहतक में बताया जा रहा है कि वहां पर रोहतक में एक एएसआई संदीप कुमार ने सुसाइड कर लिया। एएसआई ने खुद को गोली मार ली। संदीप कुमार ने 3 पेज का सुसाइड लेटर भी छोड़ा है जिसमें उन्होंने दिवंगत वाई पूरन कुमार का नाम लिया है। संदीप कुमार ने अपने कथित आखिरी वीडियो में रोहतक के एसपी, हरियाणा के डीजीपी का भी नाम लिया। संदीप कुमार ने 3 पेज का सुसाइड लेटर भी छोड़ा है जिसमें उन्होंने दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह का नाम लिया। संदीप कुमार ने आरोप लगाया है कि आईजी पूरन कुमार ने जातीय उत्पीड़न की वजह से नहीं बल्कि अपने भ्रष्टाचार के आरोपों पर बदनामी के डर से सुसाइड किया। संदीप कुमार ने आरोप लगाया कि वाई पूरन कुमार जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक कर रहे थे। वाई पूरन कुमार ने जातिवाद का जहर सिस्टम में घोला। संदीप कुमार ने आरोप लगाया कि आईजी पूरन कुमार भ्रष्ट अधिकारी थे। उन्होंने रोहतक में तैनाती के दौरान बहुत भ्रष्टाचार किया। संदीप कुमार ने आरोप लगाया कि आईपीएस पूरन कुमार के भ्रष्ट सिस्टम में महिला पुलिस कर्मियों से यौन शोषण किया गया। संदीप कुमार ने आरोप यह भी लगाया कि आईपीएस पूरन कुमार और उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। और इसके साथ ही संदीप कुमार ने रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया और हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर को ईमानदार अधिकारी बताया। यानी पूरे मामले में अब ट्विस्ट आ गया। एक तरफ आईपीएस अधिकारी ने पहले सुसाइड किया, आरोप लगाए बड़े अधिकारियों पर। अब दूसरा एएसआई ने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड करने वाले आईपीएस अधिकारी पर आरोप लगा दिया और जिन पर आरोप लगा था बड़े अधिकारियों को उनको पाक साफ बता दिया। एएसआई संदीप कुमार की सुसाइड की वजह से इस मामले में अब नया मोड़ आ गया। कहां तो पुलिस आईपीएस वाई पूरन कुमार की सुसाइड की जांच कर रही थी और कहां दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार का नाम लेकर एक एएसआई ने आत्महत्या कर ली। एएसआई संदीप कुमार और आईपीएस वाई पूरन कुमार का क्या कनेक्शन है वो भी आपको बताता हूं। एएसआई संदीप कुमार रोहतक में साइबर सेल में तैनात थे। संदीप कुमार हरियाणा के जिंद के रहने वाले थे। आईपीएस वाई पूरन कुमार भी रोहतक में ही तैनात थे। वो रोहतक के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आईजी थे। दावा है कि मृतक एएसआई संदीप कुमार किसी जांच टीम का हिस्सा थे जो आईपीएस वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार से जुड़े मामले से संबंधित थे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। सुसाइड नोट और वीडियो को फॉरेंसिक टीम ने कब्जे में ले लिया है। एएसआई संदीप कुमार की मौत ने आईपीएस अधिकारी के केस को पूरा घुमा दिया। हरियाणा पुलिस के सामने अब नया चैलेंज आकर खड़ा हो गया और ऐसा ही चैलेंज अब राहुल गांधी के सामने भी होगा जो आज दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से मिले। विदेश से लौटने के बाद आज राहुल गांधी चंडीगढ़ चले गए। वहां उन्होंने हरियाणा के दिवंगत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार वालों से मुलाकात की। वाई पूरन कुमार की पत्नी भी सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। राहुल गांधी ने उनसे और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ करीब 50 मिनट बातचीत की। राहुल गांधी के साथ हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और बाकी नेता मौजूद रहे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, एक बार उसको सुनिए, फिर आपको बताता हूं यह मामला कहां जा रहा है। एक परिवार का मामला नहीं है। देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए।
और ये तमाशा आप बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के केस में दलितों के उत्पीड़न से उसे जोड़ा जा रहा है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़े तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहा होगा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। प्रियंका वाड्रा ने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि यह पूरा प्रकरण इस बात का सबूत है कि भाजपा राज में ऊंचे पदों पर पहुंचकर भी दलित समाज के लोग सुरक्षित नहीं और ना ही उनके लिए न्याय है। यानी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने यही माहौल बना दिया कि मोदी राज में तो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, मोदी राज में दलित होना गुनाह हो गया। हरियाणा में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की मौत का मामला क्या है, इसमें परिवार की क्या मांग है, हरियाणा सरकार क्या कह रही है, आपको सुनना चाहिए। दरअसल आईपीएस वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित आवास के साउंड प्रूफ बेसमेंट में खुद को गोली मार ली। मौत के एक दिन पहले उन्होंने 8 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा। नोट में उन्होंने हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरनिया समेत 8 बड़े अधिकारियों पर जातिगत उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और करियर बर्बाद करने के गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में अभी तक दिवंगत आईपीएस अधिकारी का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। अंतिम संस्कार परिवार कर नहीं रहा है। परिवार की मांग है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। परिवार चाहता है कि इस मामले में जितने भी लोगों का नाम है एफआईआर में, उन सब की गिरफ्तारी हो। इसी बीच हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरनिया का ट्रांसफर कर दिया गया है। इन दोनों अधिकारियों का नाम दिवंगत आईपीएस अधिकारी के सुसाइड नोट में है और परिवार इनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा हुआ है। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने 6 सदस्यीय एसआईटी की टीम भी बनाई। राहुल गांधी आज दलितों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, लेकिन आप उनका इसी साल जनवरी में दिया हुआ बयान सुनिए, जिसमें राहुल गांधी ने खुद माना कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए जो करना था वो नहीं किया। सुनिए वो कैसे खुद कुछ दिन पहले मान रहे थे कि कांग्रेस राज में दलितों की अनदेखी हुई और अब कह रहे हैं कि मोदी राज में दलितों के साथ ऐसा हो रहा है। 1990s के बाद कमी आई थी, वो तो मुझे दिख रहा है। अब नाम तो नहीं लेंगे, बट ये रियलिटी है और इस रियलिटी को कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी खुद मान रहे हैं कि दलितों और पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए जो कांग्रेस को करना था 90 के दशक के बाद वो नहीं किया और इसलिए दलितों ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया और आज खड़े होकर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में दलितों के साथ ऐसा हो रहा है और अभी पूरी जांच भी नहीं हुई है। अब बताइए, उसे एसआई ने सुसाइड कर लिया, उसके आरोपों का क्या? राहुल गांधी ने हरियाणा से दलितों का मुद्दा उठाया, लेकिन उनकी नजर बिहार पर है। बिहार में चुनाव होने हैं और वहां दलितों का अच्छा खासा वोट बैंक है और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, तेजस्वी यादव ने भी दलितों के मुद्दे को उठाया है। कल दिन भर लालू परिवार के भ्रष्टाचार की चर्चा होती रही। रात होते होते तेजस्वी यादव ने भी दलितों का मुद्दा उठा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि दलितों के लिए इस देश में रहना और जीना मुश्किल हो गया है। देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश जो दलित हैं, उनके चैम्बर में उन पर जूता फेंका जाता है। हरियाणा में एडीजीपी को जातीय अत्याचार से तंग आकर खुदकुशी करनी पड़ती है। 1 हफ्ते से उनकी लाश रखी है, लेकिन हरियाणा की अन्यायी बीजेपी सरकार न्याय नहीं कर पा रही। यूपी में जातीय भेदभाव और अत्याचार से तंग आकर दलित आत्महत्या कर रहे हैं। बीजेपी शासित प्रदेशों में दलितों पर प्रशासनिक, शासकीय और जातीय हमले हो रहे हैं। दलितों, मुसलमानों और पिछड़ों के लिए बीजेपी किसी दानव से कम नहीं है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने बड़ी सफाई से दलितों के मुद्दे को बिहार चुनाव से जोड़ दिया। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अब बिहार इनके टारगेट पर है। हमारी सत्ता आए जाए, लेकिन दलितों की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो बिहार की न्याय पसंद जनता कड़ा जवाब देगी। हमारे रहते कोई बिहार और बिहारियों का अधिकार नहीं छीन सकता। चुनाव को देखकर चल रही इस दलित पॉलिटिक्स के बीच आज बिहार चुनाव में बड़ा धमाका बीजेपी ने किया। कल एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल हो गई थी और आज बीजेपी ने बिना देर लगाए जो है बिहार की पहली लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 71 कैंडिडेट्स के नाम जारी किए, जिनमें तारापुर से सम्राट चौधरी, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, दानापुर से रामकृपाल यादव, गया टाउन से डॉक्टर प्रेम कुमार, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद, सहरसा से आलोक रंजन झा,
सिवान से मंगल पांडे, बांकीपुर से नितिन नवीन, दीघा से संजय चौरसिया, जमुई से श्रेयसी सिंह, बेतिया से रेणु देवी और दरभंगा से संजय सरावगी को टिकट मिला है। छातापुर से नीरज कुमार बबलू को टिकट दिया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि प्रशांत किशोर के आरोपों की परवाह न करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को टिकट दिया गया। दूसरी चौंकाने वाली बात कि विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट कट गया है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में कुल 9 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को बीजेपी ने दानापुर से टिकट दिया है। बिहार बीजेपी के कई बड़े नेताओं को फिर से बीजेपी ने रिपीट किया है। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को भी टिकट मिला है। बीजेपी ये लिस्ट तब लेकर आई है जब आज सुबह से खबरें उड़ने लगी कि नीतीश कुमार सीट फॉर्मूले से नाराज हैं। ऐसा कहा गया कि नीतीश कुमार ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को कहा कि बीजेपी से सीट बंटवारे पर दोबारा बातचीत करो। नीतीश कुमार ने 9 सीटों पर नाराजगी जताई। जो 9 सीट पहले जेडीयू के पास थी और जेडीयू इन 9 सीटों को अपने पास ही रखना चाहती। कहा गया कि नीतीश के नाराज होने से एनडीए में हड़कंप मचा और देर रात नीतीश कुमार के करीबी संजय झा के घर पर जेडीयू और बीजेपी की मीटिंग हुई। इसके बाद कहा गया कि नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे। हालांकि नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर जैसे ही आई, बीजेपी और जेडीयू दोनों के नेता सामने आ गए और कह दिया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार नाराज नहीं है। सुनिए बीजेपी और जेडीयू ने क्या कहा। नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है और लगातार बैठक का दौर चल रहा है। अंतिम दौर में है। बैठकों के माध्यम से सीटों पर संख्या हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब अंतिम दौर में सीटें बंटवारे का काम चल रहा है। अरे नीतीश जी हम लोगों के नेता है। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है। चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। एक एक चीज पे खुद उनकी नजर है। सारे लोगों से वो खुद बात कर रहे हैं। नीतीश के नाराज होने की खबरों ने हर तरफ हड़कंप मचा दिया, लेकिन एनडीए की ताकत देखी कि जैसे ही ये खबर आई, एनडीए के सारे नेता खुलकर आ गए। कहने लगे कि हम साथ साथ। एचएएम के नेता जीतन राम मांझी नारा लगाने लगे, जय मोदी तय नीतीश। मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी को कम सीटें मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार को जंगल राज की ओर धकेले। चिराग पासवान ने कह दिया कि एनडीए में अच्छी बातचीत करके सीट संख्या तय हो चुकी है। कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी इस पर चर्चा हो रही है। मोदी नीतीश के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है। एनडीए में सीट शेयरिंग होने और बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद से एनडीए के खेमे में तो जश्न का माहौल है, लेकिन महागठबंधन के खेमे का हाल यह है कि वहां पर हंगामा मचा हुआ है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले ही आरजेडी ने अपने कैंडिडेट्स को टिकट सिंबल देना शुरू कर दिया। इस पर भी खूब बवाल मच गया। लालू यादव ने कल बुलाकर कई कैंडिडेट्स को टिकट सिंबल दिया था, जिसमें मटिहानी से बोगो सिंह को टिकट दिया गया, संदेश से दीपू सिंह को टिकट दिया गया, मनेर से भाई वीरेंद्र को टिकट दिया गया, मसौड़ी से रेखा पासवान को टिकट दे दिया गया, परबत्ता से डॉक्टर संजीव सिंह को सिंबल मिला। लेकिन लालू यादव के सिंबल देने पर देर रात बवाल मच गया। लालू यादव ने जिन उम्मीदवारों को सिंबल बांटा था, कहा जा रहा कि तेजस्वी यादव ने देर रात उन सभी उम्मीदवारों को राबड़ी आवास पर बुलाया और सबको फटकार लगाई और सबकी परेड कराकर सिंबल वापस लेने की धमकी दे दी, क्योंकि इन उम्मीदवारों ने सिंबल लेकर फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी। ये महागठबंधन को फंसाने वाली बात थी, क्योंकि महागठबंधन से सीट शेयरिंग फाइनली नहीं हुई है और आरजेडी पहले ही अपने सिंबल बांट रही है। एक्सपोज हो गया। आरजेडी के सिंबल बांटने को लेकर मचे इस बवाल के बीच बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे अखिलेश यादव ने अपने पिता को जलील किया था, ठीक उसी तरह तेजस्वी यादव भी अपने पिता को पार्टी की व्यवस्था से दूर कर रहे हैं। बड़े भाई को पार्टी से निकाल दिया, बहनों से मनमुटाव है। आखिर कौन है इस पारिवारिक कलह का सूत्रधार, बीजेपी पूछ रही है। महागठबंधन दूर, यहां तो परिवार ही नहीं संभल रहा है। आरजेडी में सिंबल वाले विवाद के बीच जेडीयू ने भी अपने 5 कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया है। 5 कैंडिडेट्स को सीएम आवास बुलाकर सिंबल दिया गया। इसमें मंत्री सुनील कुमार, रत्नेश सदा, अनंत सिंह जैसे नाम थे। बाहुबली अनंत सिंह ने तो मोकामा से नामांकन भी कर दिया। जेडीयू ने अनंत सिंह को मोकामा से कैंडिडेट बनाया। एनडीए में कौन किस सीट पर लड़ेगा, इससे पहले ही बाहुबली अनंत सिंह ने जेडीयू से अपना नामांकन भर भी दिया। और पाठशाला में अब अगली क्लास। गोल्ड 1.5 लाख पहुंचने वाला, चांदी 2 लाख के करीब, लेकिन कीमत क्रैश होने का कितना डर है, इसकी सच्चाई क्या आज आपको बताऊं। इधर सोने की कीमत रिकॉर्ड बढ़ी, उधर नकली सोना बेचने वाला गैंग एक्टिव हो गया। आप कैसे बचेंगे? गोल्ड पर अगर खरीदारी करने जा रहे हैं तो ये चैप्टर जरूर देख लीजिए बॉस। जो लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं और जिन्हें सोने चांदी में इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें आज अफसोस जरूर हो रहा हो कि भाई सोने चांदी में पैसा क्यों नहीं लगाया।
क्योंकि सोने चांदी के रेट ने तो सबको फेल कर रखा है भाई। आंधी चल रही है, रोज नए रिकॉर्ड टूट जा रहे हैं। सोने की कीमत कम होना तो छोड़िए, नई नई तेजी रोज आ जाती है। सोने के रेट 1,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चले गए बॉस। चांदी का रेट 1,80,000 रुपए प्रति किलो चला गया है। एक महीने के अंदर सोने के रेट करीब 17,000 रुपए बढ़ चुके हैं। एक महीने के अंदर सिल्वर का रेट करीब करीब 60,000 रुपए बढ़ा है। और अभी तो लोग कह रहे हैं कि सोना 1.5 लाख के पार जाएगा। यानी जिन लोगों ने एक महीने पहले सोने चांदी में पैसा लगाया होगा, कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी खरीद ली होगी, उन्हें अफसोस हो रहा होगा कि काश उसी टाइम और ज्वेलरी खरीद लेते तो क्या ही आज हो गया होता। यह तो पहले से ही कहा जा रहा है कि सोने के दाम रिकॉर्ड बना सकते हैं और 1.5 लाख के पार भी सोना जा सकता है। लेकिन जिस तरह की तेजी है उसमें सोने का रेट कहां जाकर रुकेगा, यह बड़ा सवाल है। लोग सोच सोच कर हैरान हो रहे हैं, क्योंकि भाई त्योहारों का सीजन चल रहा है, उसके बाद आगे शादी का सीजन है। लेकिन क्या सोने के दाम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? क्या सोने के रेट गिरने के भी चांस है? क्या सोने की इस तेजी के बाद सोने का रेट क्रैश भी हो सकता है और सारा पैसा डूब भी सकता है, जैसे कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं? कैसे सोने की इस तेजी में नकली धंधे वाले भी चमक खोजने लगे हैं, कैसे नकली सोना बिकने लगा है, आपको कैसे बचना है, सब आपको बताऊंगा। लेकिन सोने ने, चांदी ने जो धुआं कर रखा है बॉस, गोल्ड के रेट ने तो वाकई गजब कर रखा है। किसी ने सोचा नहीं था कि सोने का रेट जो है वो 1.25 लाख के पार जाएगा। जो सोना पिछले साल अक्टूबर में 78,000 रुपए का, 78,000 का बॉस, वो सोना अब अक्टूबर में 1.25 लाख के पार पहुंच गया। यानी एक साल में गोल्ड के रेट करीब 61% बढ़ गए। अगर आप शेयर मार्केट और गोल्ड के रेट पिछले साल से अगर आप तुलना कीजिएगा तो कोई तुलना ही नहीं है बॉस। अगर आप देखिएगा कि रेट में जो जंप आया है, बाप रे बाप, सोना एकदम सबको पीछे छोड़ दिया है। एक साल में रेट में जंप देखिए बॉस आप कि कैसे उछाल आई एक साल के अंदर। गोल्ड का रेट जो है वो एक साल में 61% बढ़ा है। 61% का ग्रोथ है बॉस। सेंसेक्स, जिन्होंने शेयर में पैसा लगाया था, अगर आप सेंसेक्स को देखिएगा पिछले एक साल में इतना ऊपर नीचे हुआ कि 0.1% का ग्रोथ है। हालांकि सेंसेक्स भी बहुत ऊपर गया हुआ है, लेकिन इतना ही है क्योंकि वो भी एक लिमिट तक पहुंच रहा है। और जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 अगर आप उसको देखिएगा वो भी 0.1% से कम है। तो सोने के सामने तो कोई टिक ही नहीं रहा भाई। गोल्ड ने मार्केट को फेल कर रखा है और गोल्ड को फेल कर दिया है सिल्वर ने, यानी चांदी ने। चांदी ने तो भाई गदर ही काट दिया कि सोने की चमक भी आपको फीकी लगने लगी। चांदी का हाल यह हो रखा है कि चांदी की इतनी डिमांड है मार्केट में कि चांदी की किल्लत हो गई है। 1 किलो तो छोड़िए, 1 ग्राम चांदी पाने के लिए मारामारी हो गई है। कई लोग फिजिकली सोना चांदी ना खरीदकर गोल्ड सिल्वर ETF खरीदते हैं, जो म्यूचुअल फंड की तरह होता है और जिन्हें शेयर मार्केट में खरीदा बेचा जा सकता है। लेकिन चांदी की ऐसी जबरदस्त डिमांड हो गई कि कई म्यूचुअल फंड्स ने सिल्वर ETF को फिलहाल रोक दिया भाई, और मत बेचो। और चांदी के बारे में आपको बताऊं, उसने ऐसा गजब ढाया हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में चांदी के रेट 97,000 रुपीज प्रति 1 किलो था। इस साल अक्टूबर में 1,85,000 रुपए प्रति किलो के पार चला गया चांदी। यानी चांदी की कीमत में 91% की बढ़त हुई है, ऑलमोस्ट डबल ही मान लीजिए। इसलिए लोग चांदी के पीछे भाग रहे हैं। चांदी लोगों के लिए नया सोना बन गया है। पिछले कुछ अरसे में जिस तरह से दाम बढ़े और तगड़ी डिमांड हुई है, उससे आज की डेट में मार्केट में चांदी का मिलना मुश्किल हो रहा है। ज्वेलर्स चांदी के नए ऑर्डर नहीं ले रहे और इसी वजह से चांदी के सिक्के और बार जो त्योहारों में गिफ्ट के तौर पर दिए जाते थे वो बहुत महंगे बिक रहे हैं। मतलब जो कहावत कही जाती है कि चांदी ही चांदी है, नहीं कहते हैं कि अरे इसकी तो चांदी हो रखी है, वो आज फिट हो रही है बॉस। लोग पूछते थे कि ये चांदी क्या हो रखी है, बोलो सोना हो रखा है जीवन। लोग आज करेंगे नहीं चांदी हो रखी है, इसकी सही था मुहावरा। और गोल्ड के बारे में पूछना क्या, लोग सोच रहे हैं कि अब इससे ज्यादा सोना क्या जाएगा भाई, क्या करेगा। लेकिन रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 1,30,000 पार हो गया। लेकिन बाद में दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने के दाम 1,25,682 रुपए पहुंच गए, जबकि 22 कैरेट सोने का दाम 1,15,125 रुपए था।
वहीं 18 कैरेट सोने का दाम 94,262 रुपए और आज ही 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,280 रुपए का उछाल भी आया है। सोने की चमक तो बरकरार है, लेकिन उसकी धमक कितनी बढ़ गई है आप वो भी देखिए। 1990 में 1 किलो सोने में आप मारुति 800 खरीद सकते थे। 1 किलो सोना में मारुति 800 कार आती थी। जब साल 2000 आया और 1 किलो सोना अगर आपके पास है तो आप समझिए मारुति स्टीम गाड़ी खरीद सकते थे। 2005 में 1 किलो सोने में इनोवा कार खरीद सकते थे। 2010 में 1 किलो सोने में फॉर्च्यूनर आती थी। 2019 में 1 किलो सोने में BMW कार खरीद सकते थे और आज यानी 2025 में 1 किलो सोने में लैंड रोवर खरीद सकते हैं। और सोने का भाव यही रहा, इस हिसाब से रहा तो भाई साहब 2030 में रोल्स रॉयस और 2040 तक 1 किलो सोने में प्राइवेट जेट भी आ जाएगा। लेकिन 1 किलो सोना सबके बस की बात नहीं है भाई, इतना आसान थोड़ी है। सोने के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कोई एक वजह नहीं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जैसे चीन, रूस, जापान, भारत जमकर सोना खरीद रहे हैं। इससे मार्केट में सोने की उपलब्धता कम हो गई। लोगों के बीच डिजिटल गोल्ड ETF की भारी डिमांड हो गई। वैश्विक अनियमितता जैसे हर महीने दुनिया में एक नया युद्ध शुरू हो जा रहा है। ग्लोबल मार्केट पे उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे लोग और देश दोनों ही सोने जैसे सुरक्षित निवेश में विश्वास जता रहे हैं और सोने के दाम बढ़ने का ट्रम्प फैक्टर भी है। दुनिया में अमेरिका की नीतियों को लेकर अनिश्चितता है। फेडरल रिजर्व पर दखल की बातें डॉलर और बॉन्ड बाजार को कमजोर कर रही हैं। ऐसे में निवेशक सुरक्षित निवेश ढूंढ रहे हैं और इसीलिए सोना खरीद रहे हैं। बैंक्स भी सोना खरीद रहे हैं क्योंकि भाई ट्रम्प का तो कोई भरोसा नहीं मार्केट को क्या कर दे। सोने की चमक ही ऐसी होती है कि एक बार सोना खरीदने का मन बना लिया तो सोने का भाव क्या चल रहा है आदमी उतना नहीं देखता है। लेकिन अब मौका है और दस्तूर भी, धनतेरस, दिवाली, फिर शादी का सीजन, ऐसे में जिसका जितना बजट है वो उतना सोना खरीद रहा है। भाई आप शादी में तो लोग और सोना पहन के जाएंगे, देख रहे हो 1.25 लाख, 1.30, 1.5 लाख तब तक हो सकता है हो जाएगा। महिलाओं को, पुरुषों को, सबको मजा आएगा कि देखो क्या पहन के आया हूं और खरीदारी होगी। भारत में सोने के दाम से उसकी खरीदारी पर कभी फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को तो मार्केट एक्सपर्ट भी मानते हैं और यही वजह है कि सोने के दाम रोज बढ़ रहे हैं। डिमांड कम हो रही है, कोई डिमांड कम नहीं हो रही बॉस। पब्लिक भर भर के पैसा लेके जा रही है कि लाओ सोना लाओ। दिवाली से पहले मार्केट इसलिए भी बम बम है क्योंकि ग्राहकों को तो अब बड़े से लेकर छोटे ज्वेलर तक ऑफर दे रहे हैं। सोने की ज्वेलरी पर मेकिंग चार्ज में 25% तक डिस्काउंट मिल रहा है। कई ज्वेलर्स ने धनतेरस के लिए एडवांस और प्री बुकिंग शुरू कर दी है। डबल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन ऑफर यानी रेट कम ना होने की गारंटी दे रहे हैं। कुछ ज्वेलर्स तो डिजिटल गोल्ड की खरीद पर कैशबैक दे रहे हैं। कुछ बैंक गोल्ड लोन पर कम ब्याज दर की ऑफर कर रहे हैं। ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड से सोना खरीदने पर छूट और रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है। देख रहे हैं, सोना खरीदने के लिए लोन मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड मिल रहा है कि जाओ 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 सोना खरीदो। सोने और चांदी के रेट आसमान छू रहे हैं। दूसरी तरफ सोने के नाम पे धांधली करने वाले आ गए। उनको लगा भाई हमारे लिए भी तो मार्केट खुल गया, नकली सोना बेचो। उन्होंने अपनी दुकान सजा ली। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा से पुलिस ने एक फर्जी सुनार को गिरफ्तार किया। यह फर्जी सुनार नकली सोने की ज्वेलरी को असली बताकर लोगों से धोखाधड़ी कर रहा था। पुलिस ने इसके पास से 61 कड़े और कंगन, 71 अंगूठी, 25 गले की चेन, 26 मंगलसूत्र, 8 ब्रेसलेट, 170 झुमकी, चांदी की नकली मूर्तियां और एक इलेक्ट्रॉनिक टैग प्रिंटर मशीन भी जब्त की। देख रहे हैं, नकली टैग भी बना के लगा दे रहा था। इसलिए सोना खरीदने जा रहे हैं इतना महंगा तो ध्यान से भाई, नकली सोने के नाम पर धांधली करने का ये कोई एक मामला नहीं है। यूपी के औरैया में सस्ते के नाम पर नकली सोना बेचने वाले 7 लोग अरेस्ट हुए हैं। यूपी के भदोई में SBI बैंक में नकली सोना गिरवी रखने के मामले में 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। गोरखपुर में प्राइवेट बैंक के 6 कर्मचारियों को सोने की धांधली करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मंगलुरु में 3 लोगों ने नकली ज्वेलरी से सहकारी समिति को 6 लाख रुपए का चूना लगा दिया। तो आपदा में अवसर लोग ढूंढते हैं, ये लोग जो है अवसर में अपना आपके लिए आपदा खड़ी कर दे रहे हैं। मार्केट में नकली सोने के सौदागर धड़ल्ले से घूम रहे हैं। यहां तक कि सोना खरीदने में धोखाधड़ी तो दुकान पर भी हो सकती है। ऐसे में सोना खरीदते समय कुछ बातों को ध्यान रखिए। कैसे आपको बचना है हम बताते हैं पाठशाला में। भाई हमेशा कुछ भी हो जाए हॉलमार्क वाले सोने के गहने ही खरीदिए जो भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS से प्रमाणित होते हैं। हॉलमार्क गहनों पर एक यूनिक HUID नंबर होता है जिसे आप BIS केयर ऐप में जांच सकते हैं। ऐसे नहीं कि बस कुछ भी लगा हुआ आपने मान लिया।
BIS केयर ऐप है, उसमें जाके भरिए वो नंबर। और हॉलमार्किंग का मतलब सोने की शुद्धता और गुणवत्ता का सरकारी प्रमाण है। BIS हॉलमार्क वाला सोना ही असली और भरोसेमंद माना जाता है। 22 कैरेट सोने के लिए BIS की शुद्धता 91.6% होती है। 18 कैरेट के लिए सोने की यह शुद्धता 75% रखी गई है और 24 कैरेट सोने को लगभग 99.9% शुद्ध माना जाता है। सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो वक्त भी आ सकता है जब गोल्ड और सिल्वर के प्राइस अचानक क्रैश हो जाए। भाई, लोगों को इस बात का भी खतरा है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि सोने और चांदी के दाम क्रैश कर गए अचानक से। 1974 से 1976 के बीच सोने के दाम 20 महीने में करीब आधे हो गए थे। इसके पीछे अमेरिकी नियमों में बदलाव था। अमेरिकी आम नागरिकों को सोना खरीदने की कानूनी मान्यता मिल गई। तब निवेशकों ने अनुमान लगाया था कि नियमों में बदलाव से सोने की मांग बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। 1980 से 1982 के बीच सोने के दाम करीब 50% गिर गए थे। इसके पीछे अमेरिका ही था। बहुत तेजी से अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़े थे, जिसकी वजह से लोगों का डॉलर में विश्वास बढ़ा और सोने में विश्वास कम होने लगा, जिसकी वजह से सोने के दाम धप से नीचे गिर गए। 2013 के दौरान सोने की कीमत में 28% की गिरावट आई थी। इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण फिर से अमेरिका ही था। अमेरिका के मजबूत शेयर बाजार ने निवेशकों को सोने से दूर कर दिया। यानी एकदम से ये देख के कि अरे 1.5 लाख होने वाला है, एकदम अलबला के खरीद लिए, ये भी नहीं। सोच समझ के अपना निवेश कीजिए। मार्केट देखते रहिए, कब ऊपर नीचे होगा कोई नहीं बता सकता। ये सोना चांदी खरीदना है, कैसे चेक करके खरीदना आपको बता दिया, कैसे मन भर खरीदना है खरीदिए, लेकिन ध्यान से कि आगे कुछ हो तो उससे भी बचने का उपाय हो और सही सोना खरीद रहे हैं ये भी ध्यान रखें। और पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आज आपको दिखाऊंगा बागेश्वर बाबा का सबसे बड़ा राज खुल गया। कैसे खोलते हैं पर्ची, कौन बताता है कान में सर, आ गया है सामने। बागेश्वर बाबा का झोला खुला और फिर वो निकला जिसे देखकर सब हैरान रह गए। अब इसका चैप्टर। भाई, बागेश्वर बाबा पिछले 3-4 साल में बहुत तेजी से उनका ग्राफ आगे बढ़ा है। अध्यात्म और धर्म के मार्ग पर बागेश्वर बाबा जितनी तेजी से आगे बढ़े हैं वो हैरान करने वाला है। और बागेश्वर बाबा से जुड़ी कई बातें ऐसी हैं जिस पर अब भी लोग चर्चा करते हैं। बागेश्वर बाबा को कई बार चैलेंज किया गया, बागेश्वर बाबा पर कई तरह के आरोप लगाए गए, कई लोगों ने बागेश्वर बाबा के खिलाफ केस तक किए, अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगे, लेकिन इन सारे आरोपों का जवाब बागेश्वर बाबा देते रहे और दे चुके। जिन लोगों ने कहा कि ये सब ऐसे ही फर्जीवाड़ा है, वो कभी इसको साबित नहीं कर पाए। और हमने भी आपको कहा कि हमारे पास इस बात का जवाब नहीं है कि वो जो करते हैं वो कैसे करते हैं, और किसी के पास अभी तक नहीं। बागेश्वर बाबा जिस तरह से लोगों की पर्ची बनाते हैं, निकालते हैं, लोगों के मन में जो चीज है वो बात जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ये अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया कि होता कैसे। बागेश्वर बाबा से जुड़े कई सवालों के जवाब तो सार्वजनिक है, लेकिन इस बात का आज तक जवाब नहीं मिला कि बागेश्वर बाबा ये सब करते कैसे। क्योंकि लोग आज भी यही चर्चा करते हैं कि बागेश्वर बाबा पर्चे में सब कुछ सही सही लिख कैसे देते हैं, बागेश्वर बाबा भभूत से कैसे मरीजों को ठीक कर देते हैं। क्या बागेश्वर बाबा के पास तंत्र मंत्र की कोई शक्ति है क्या बागेश्वर बाबा ने तपस्या से कोई सिद्धि हासिल की है क्या ये चीजें होती भी हैं, नहीं होती हैं, सिर्फ अंधविश्वास है क्या? आज इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और ये जवाब आपको खुद बागेश्वर बाबा देंगे कि उनकी जो ताकत है जिसका वो दावा करते हैं उसका राज क्या है, किसके दम पर पूरी दुनिया को जीतने निकले पड़े, हिंदुओं को एक करने निकले पड़े, किसके कहने पर बागेश्वर बाबा पर्चे में सब कुछ सही सही लिख देते हैं। आज इसकी पूरी डिटेल बागेश्वर बाबा आपको खुद बताएंगे। बागेश्वर बाबा जितनी बेबाकी से और बिना डरे अपनी बात कहते हैं, उसके पीछे भी वही ताकत है जिसके दम पर बागेश्वर बाबा लोगों का पर्चा खोलते हैं। बागेश्वर बाबा को कहां से ताकत मिलती है और वो कैसे इतने सारे काम कर लेते हैं, इसका जवाब खुद बागेश्वर बाबा ने दिया। बागेश्वर बाबा ने अपनी ताकत और प्रेरणा का सोर्स पहली बार दुनिया को बताया, दिखाया। बागेश्वर बाबा जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे हनुमान जी हैं, ये तो वो कई बार कहते हैं, लेकिन उनकी कौन सी मूर्ति बागेश्वर बाबा हमेशा अपने साथ रखते हैं वो पहली बार उन्होंने दुनिया को दिखाई। बागेश्वर बाबा ने पहली बार हनुमान जी की ये मूर्ति, देखिए ये मूर्ति दुनिया को दिखाई। ये हनुमान जी की छोटी सी काले रंग की मूर्ति है और बागेश्वर बाबा का दावा है कि इन्हीं की प्रेरणा से बागेश्वर बाबा सारे काम कर लेते हैं। बागेश्वर बाबा हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन कराते हुए कहते हैं कि इनके दर्शन बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। यानी बागेश्वर बाबा ने पहली बार वो हनुमान जी की मूर्ति दिखाई जिन्हें वो अपने झोले में लेकर चलते हैं,
और उन्होंने दावा किया कि यही हनुमान जी उन्हें सब बताते हैं। बागेश्वर बाबा ने यह भी खुलासा किया कि हनुमान जी की इसी मूर्ति की वजह से वो लोगों का पर्चा खोल पाते हैं। जो कुछ कराते हैं वो हनुमान जी कराते हैं, ये उन्होंने दावा किया। हनुमान जी की कृपा से ही वो लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। बागेश्वर बाबा के झोले में हनुमान जी की काली मूर्ति के अलावा एक और पावर सोर्स रहता है, इसका भी उन्होंने दावा किया। बागेश्वर बाबा ने एक एक करके अपने झोले में रखे सामान दिखाए तो लोग हैरान रह गए। बागेश्वर बाबा ने अपने झोले से हनुमान जी की एक 140 साल पुरानी मूर्ति निकाल कर दिखाई। बागेश्वर बाबा ने कहा कि यह मूर्ति उन्हें विदेश से मिली थी और जिसके पास यह मूर्ति थी उसे हनुमान जी ने खुद सपने में आकर कहा था कि हमारा चेला आ रहा है, उसे यह मूर्ति दे देना। बागेश्वर बाबा ने बताया कि हनुमान जी की उन पर बड़ी कृपा है और वो जो कुछ भी करते हैं बॉस, हनुमान जी करवाते हैं। यानी बागेश्वर बाबा यही दावा कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं करते, वो कोई चमत्कार नहीं करते भाई, हनुमान जी की कृपा से सारे काम होते हैं। और उन्होंने दो हनुमान जी की मूर्तियां दिखाई, एक ये जो एक भक्त के पास से उन्हें मिली 140 साल पुरानी, और दूसरी वो हनुमान जी की काली मूर्ति जिसके लिए उनका कहना था कि वही उन्हें सारी जानकारी देते हैं, प्रेरणा देते हैं। लेकिन फिर आप भी सोच रहे होंगे कि बागेश्वर बाबा कभी हनुमान जी की बात करते हैं, कभी बालाजी की बात करते हैं, दोनों में अंतर क्या है, यह भी आज आपको समझाता हूं। बालाजी का अर्थ है भगवान हनुमान का बाल स्वरूप। अक्सर हम बाल स्वरूप हनुमान जी की पूजा करते हैं। बाल स्वरूप हनुमान जी चंचल स्वभाव के होते हैं। आरती में भी गाए जाते हैं, आरती कीजिए हनुमान लला की। हनुमान जी के इसी स्वरूप को बालाजी कहा जाता है। हनुमान जी के बाल स्वरूप वाले कई मंदिर प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में सालासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी, छतरपुर में बागेश्वर धाम में बालाजी की पूजा होती है। इन धामों में रोग दुख बाधा दूर करने में हो सके इसके लिए भक्त जाते हैं। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी का भी मंदिर है, वहां भगवान विष्णु की पूजा धूमधाम से की जाती है। बागेश्वर बाबा जहां भी जाते हैं अपनी झोली साथ लेकर जाते हैं और इसी झोली में काले हनुमान जी की मूर्ति और 140 साल पुरानी हनुमान जी की मूर्ति लेकर गए थे। इसके अलावा भी बागेश्वर बाबा की झोली में बहुत कुछ रहता है। बागेश्वर बाबा की झोली में और क्या क्या है, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बागेश्वर बाबा की झोली में ढेर सारा पैसा रहता है, इसी तरह की और बातें होती रहती। इन सारी चर्चाओं पर खुद बागेश्वर बाबा ने विराम लगा दिया। बागेश्वर बाबा के मुताबिक उन पर हनुमान जी बालाजी की बड़ी कृपा है। इसके बाद भी वो कुछ समय के लिए बिगड़ गए थे। बागेश्वर बाबा ने बताया कि 7-8 महीनों के लिए वो भटक गए थे, जी हुजूरी करने लगे थे। इस पर उनके गुरु सन्यासी बाबा ने उन्हें जमकर डांटा। बालाजी की कृपा से जुड़ा एक किस्सा भी बागेश्वर बाबा ने बताया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि 2-3 साल पहले उनके साथ विवाद जुड़ गया था। भगवान को न मानने वाले और लेफ्टिस्ट लोग उनके पीछे पड़ गए थे। लड़कियों को उनके पास भेजा जाता था जिससे बागेश्वर बाबा का स्टिंग ऑपरेशन किया जा सके, लेकिन बालाजी की कृपा से वो बच गए। बागेश्वर बाबा ने यह भी कहा कि वो अपने जीवन की घटनाएं बताकर किसी को प्रभावित नहीं करना चाहते। उनके मुताबिक जब उन पर बालाजी की कृपा हो सकती है तो किसी पर भी हो सकती है। पाठशाला में अब अगली क्लास। सबके सामने ट्रंप ने शहबाज को ऐसा बेइज्जत किया कि दुनिया समझ गई कि पीएम मोदी ने ट्रंप को गच्चा क्यों दिया। भिखारी पाकिस्तान के शहबाज मुनीर की लेटेस्ट बेइज्जती का वो चैप्टर जिसे देख आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान दो ही काम के लिए बना है, एक भारत से बार बार पिटना और दूसरा दुनिया में घूम घूम करके हाथ फैला के भीख मांगने और बेइज्जत होना। लेकिन पाकिस्तान ने अब तीसरे काम में बड़ी महारत हासिल कर ली। वो काम है ट्रंप की चापलूसी करना। दुनिया में ट्रंप की इतनी चापलूसी किसी ने नहीं की होगी जितनी पाकिस्तान कर रहा है। शहबाज मुनीर का बस चले तो ट्रंप के पैर में ही लेटे रहे कि मालिक छोड़िए ना, क्या जूता पहनते हैं आप, चलिए गंदा होगा हम चाट के साफ कर दें। लेकिन अब तो पाकिस्तान ने चापलूसी की हदें पार कर दी। इजिप्ट में गाजा पीस समिट चल रही थी, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे, दुनिया के बड़े बड़े नेता थे। भिखमंगा पाकिस्तान भी आया क्योंकि ट्रंप को पता है यही आएगा तो मेरी तारीफ करेगा। न्योता तो प्रधानमंत्री मोदी को भी ट्रंप ने भेजा था, लेकिन मोदी ने कहा हम नहीं आते, भेज देंगे अपने मंत्री। दौड़ता भागता पाकिस्तान वहां पहुंच गया और लगा ट्रंप की ऐसी चापलूसी करने कि दुनिया में अपनी खिल्ली उड़वा ली। भिखारी पाकिस्तान के शहबाज मुनीर की इस लेटेस्ट बेइज्जती का चैप्टर आज आपको दिखाऊंगा, जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी कि क्या ही लोग हैं बात। शहबाज शरीफ की चापलूसी का आलम यह था कि मंच पर उनके पीछे इटली की पीएम मेलोनी थी, वो भी मुंह पे हाथ रख के खड़ी हो गई कि हंसी न छूट जाए कहीं। देख रहे हैं कैसे मुंह ढकते हैं कि बाप रे बाप गजब ही है भाई। ये पूरा चैप्टर आज खुलेगा। गाजा में युद्ध रुकवाने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने इजिप्ट में एक बड़ा आयोजन कर दिया कि आओ आओ सब आओ मेरी तारीफ करना। दुनिया भर के नेताओं को बुला लिया, इसी में पाकिस्तान को भी बुला लिया। लेकिन पाकिस्तान ने मौका बिना
ट्रंप की तारीफ किए जाने देने से इनकार कर दिया, कहा कि ना बॉस हम तो तारीफ करेंगे। ट्रंप जानते थे कि कोई उनकी तारीफ करे ना करे, ये शहबाज तो करेगा ही। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटने वाला पाकिस्तान उनके जरूर काम आएगा, और ऐसा हुआ भी। भिखारी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ मंच पर ट्रंप के ठीक पीछे खड़े थे, लेकिन हाव भाव ऐसा था जैसे वो किसी देश के प्रधानमंत्री ना होकर एक ऐसा शख्स हो जिसका काम बस ट्रंप को खुश करना। और जैसे ही ट्रंप ने शहबाज को इशारा किया कि आओ बोलो, तो ऐसा शहबाज शरीफ ने ट्रंप की चापलूसी की, बाप रे बाप, लिमिट क्रॉस कर दिया भाई। करीब 5 मिनट की स्पीच में शरीफ ने ट्रंप की तारीफ के ऐसे पुल बांधे कि मंच पे खड़े दूसरे नेता हैरान रह गए। पीछे जो नेता खड़े थे मुंह ढक लिए कि भाई हंसी ना निकल जाए, कहीं फ्रेम में हंसते हुए ना आ जाए। यही नहीं, शहबाज शरीफ ने एक बार फिर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। यही पनौती था जिसने पिछले बार किया था तो नहीं मिला था, ऐसा लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे। इसने फिर कर दिया, फिर इसका बैड लक ही खराब हो जाएगा ट्रंप का। शहबाज शरीफ सिर्फ ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने तक ही नहीं रुका, उन्होंने वो सब कुछ कर दिया जो अब तक ट्रंप खुद बोल रहे थे और यही बातें किसी और के मुंह से सुनना चाहते थे, उसके लिए बेताब थे। शहबाज शरीफ ने ट्रंप को दुनिया भर में 8 वॉर रुकवाने का क्रेडिट दे दिया और कहा कि वो ट्रंप को सैल्यूट करना चाहते हैं। उसको यह भी नहीं समझ में आया कि इसमें उसकी खुद की बेइज्जती हो रही है। भाई ट्रंप ने झूठे ही सही, लेकिन कहा कि मैंने कहा कि अगर तुम लोग डील नहीं करोगे, सीज फायर नहीं करोगे तो मैं तुमसे डील नहीं करूंगा। भारत ने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, हमने खुद सीज फायर किया, भारत ने स्टैंड लिया। लेकिन ये सोचिए कैसा बेगैरत देश है, इसका प्रधानमंत्री खुद मान लिया भाई कि मैं लेट गया, मैं तो एकदम गिर गया चरणों में। ट्रंप भी सोच रहे होंगे कि कौन बात के लिए सलूट ठोक दिया भाई, पता नहीं। शहबाज शरीफ ने ट्रंप की जिस तरह चापलूसी की, उसके बाद सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ और ट्रंप के एआई जनरेटेड वीडियो वायरल होने लगे। ऐसे एक वीडियो में शहबाज शरीफ पहले ट्रंप को सैल्यूट करता दिखाया गया है और फिर बाद में पैरों में झुक के ट्रंप के अपने हाथ से जूता साफ कर रहा है ट्रंप। कोई भरोसा नहीं है, लोग बंद कमरे में किए होंगे। हाँ, इसमें हाथ से दिखाया, उसमें जीभ से किए होंगे, हो सकता है। अब यह भी देखिए कि जब शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शान में कसीदे पढ़ रहे थे तो मंच पे मौजूद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी मुंह पे हाथ रखी खड़ी थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि इतनी चापलूसी कर दिए ये लोग कि उनको डर था कि कहीं मैं हंस ना दूं। पीछे ही फ्रेम में थी, उसको लगा कि बाद में ट्रंप देखेगा तो कहेगा कि ये तुम हंस रही थी जी, तो पीछे मुंह ढक के बैठ खड़ी है कि कहीं मेरे मुंह से हंसी ना निकल जाए। दुनिया हंसती है भाई ये मुनीर पे और शहबाज पे, लेकिन ऐसे बेशरम लोग हैं ये, और देश इनका ऐसा बेशरम, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। दुनिया के दूसरे नेताओं की हैरानी को तो छोड़िए, खुद ट्रंप को भी ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी तारीफ करते हुए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ इस हद तक बिक जाएंगे। इसलिए शहबाज शरीफ का 5 मिनट का चापलूसी से भरपूर भाषण खत्म होने के बाद भाई ट्रंप को कहना पड़ गया कि अब घर चलते हैं, उन्हें और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। इसने इतना बोल दिया, अब कोई और तो ऐसा बोल नहीं सकता, तो कि चलो अब घर ही चलो। शहबाज शरीफ की पूरी मेहनत पर उस वक्त हालांकि पानी फिर गया जब उनके सामने ही ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त बताया और उनके काम की जमकर तारीफ की। यही नहीं, पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ट्रंप ने शहबाज शरीफ की चुटकी भी। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि भारत और पाकिस्तान मिलकर अच्छे से रह सकते हैं। इसका जवाब जानने के लिए ट्रंप ने अपने पीछे खड़े शहबाज शरीफ की तरफ मुड़ के देखा, लेकिन शहबाज को तो मानो ट्रंप के यस-मैन का रोल निभाने के लिए मंच पर उनके पीछे खड़ा किया गया था। ट्रंप की बात पर शहबाज शरीफ खिसियाते हुए मुस्कुराए और हाँ में सिर हिला दिया। क्या ही करेगा, मालिक बोल रहा है तो हाँ तो बोलना ही पड़ेगा।